तो भाई जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले एपिसोड में जो टेस थी वो मर गई थी, इसलिए जोएल अभी भी टेस के गम में है। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो गहरे सदमे में है। वो टेस के गम में एक स्टैक ऑफ स्टोन भी बनाता है। अब जोएल और एली दोनों बिल और फ्रैंक के सेफ हाउस पे जा रहे हैं। बोस्टन क्वारंटाइन जोन से लगभग वो 16 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। जोएल को देखकर एली को लगता है कि टेस की मौत के लिए शायद वो उसे जिम्मेदार मान रहा है। तो उनके बीच एक ऑकवर्ड सा साइलेंस बना होता है। तो जो एली है वो उसे तोड़ती है और बोलती है कि मुझे फायरफ्लाइज के पास ले जाने का डिसीजन तुम दोनों का था, क्योंकि तुम्हें कोई बैटरी चाहिए थी, किसी ने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। तो टेस की मौत उसकी वजह से नहीं हुई और जोएल को उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। और भाई फिर जोएल ये बात पे एग्री भी करता है। फिर वो दोनों आगे की अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जंगलों से होते हुए बिल के टाउन की तरफ बढ़ते हैं। बीच में एली बिल और फ्रैंक के बारे में पूछती है कि वो दोनों बढ़िया इंसान तो है ना। जोएल बोलता है कि फ्रैंक तो नाइस बंदा है, बट बिल का कुछ कह नहीं सकते। बीच में एली जोएल को एक गन उसे देने के लिए भी बोलती है, पर जोएल भाई उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि भाई छोटी बच्ची है ना अभी वो। फिर रास्ते में ये एक स्टोर में जाते हैं। जोएल बताता है कि वो ऐसी कुछ जगहों पे सामान छुपा के रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पे वो उस सामान को यूज कर सके। फिर जो एली होती है ना, वो स्टोर को एक्सप्लोर करने के लिए अंदर अकेले चली जाती है। अंदर जाके उसे हिडन ट्रैप डोर दिखता है एक, और वो उसके नीचे चली जाती है। वहां पे उसे एक टेम्पोन का डिब्बा मिलता है जिसे लड़कियां यूज करती हैं, जो एक रेयर आइटम है इस पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में। उसके बाद एली को एक फंसा हुआ इन्फेक्टेड दिखता है। फंगस उसके पूरे शरीर पे ग्रो हुआ होता है, लेकिन वो जिंदा होता है भाई। एली क्यूरियोसिटी से उसे ऑब्जर्व करती है, फिर अपने नाइफ से उसके माथे पे कट लगा के भी देखती है। फिर भाई वो बिना किसी हेजिटेशन के चाकू उसके सर में घोंप के उसे मार देती है। इससे पता चलता है कि एली की एक कोल्ड और फियरलेस साइड भी है। जब काफी देर तक एली बाहर नहीं आती तो जोएल को टेंशन हो जाती है भाई, और वो उसे ढूंढने के लिए अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है एली बाहर आ जाती है। फिर वहां पे उनको जो कुछ एमओ और सप्लाईज मिलते हैं वो लेकर वो फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अब वो आगे जाते हैं। रास्ते में उनको एक क्रैश हुआ प्लेन भी मिलता है। एली पूछती है कि तुमने भी इसमें कभी फ्लाई किया है? तो वो बोलता है कि हाँ कभी कभार। एली बोलती है कि वाह तुम तो बहुत लकी हो भाई। जोएल बोलता है कि इतना भी कुछ अच्छा नहीं था। इन प्लेन्स में छोटी छोटी सीट्स पे घुस के बैठना पड़ता था और एक सैंडविच के लिए भी $12 पे करने पड़ते थे। आगे एली के पूछने पे जोएल बताता है कि आउटब्रेक कैसे फैला होगा। उसका मानना है कि जो कोर्डिसेप्स फंगस है वो म्यूटेटेड हुआ होगा, और आटा या चीनी जिनसे ब्रेड, सीरियल, पैनकेक मिक्स ये सब बनते हैं, उनके जरिए एक ही दिन में पूरी दुनिया में फैल गया होगा। कुछ ऐसे ब्रांड्स थे जिनके सामान पूरी दुनिया में बिकते थे, और लोगों ने 26 सितंबर 2003 फ्राइडे के दिन ये सब खाया होगा, और बीमार होकर लोगों ने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया होगा। मंडे तक तो सब खत्म ही हो गया होगा। फिर आगे जाकर जोएल बोलता है कि चलो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, क्योंकि आगे कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए। बट एली बोलती है कि मैं तो देखूंगी। और जब वो आगे जाके देखती है तो बहुत सारे लोगों के कंकाल पड़े होते हैं भाई, जिनको आर्मी वालों ने मार दिया था। जोएल बताता है कि जब ये सब स्टार्ट हुआ था तो आर्मी वाले सब लोगों को क्वारंटाइन जोन्स में लेके जा रहे थे। जितनी जगह क्वारंटाइन जोन्स में थी उनको क्वारंटाइन जोन्स में रख लेते थे और बाकी सबको मार देते थे। तो एली बोलती है कि इनको मारने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था। जोएल बोलता है कि मरे हुए लोग इन्फेक्ट नहीं हो सकते ना, इसलिए इनको मार दिया था। फिर यहीं से स्टोरी दिखाते हैं बिल की। 30 सितंबर 2003 का सीन दिखाते हैं। बिल की जो सोसाइटी थी ना, वहां से आर्मी वाले सब लोगों को क्वारंटाइन जोन में ले जाने के लिए निकाल रहे थे। बट जो बिल था वो गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं करता था, और इसलिए वो अपने घर के बेसमेंट में छिप के बैठा हुआ था, और बाहर जो कैमरा लगे हुए थे उनसे सब कुछ देख रहा होता है अपनी स्क्रीन पे। फिर जब आर्मी वाले सबको वहां से लेके चले जाते हैं तो बिल बाहर आके देखता है कि पूरी सोसाइटी खाली है और अब वो अकेला है यहाँ पे। फिर भाई वो उस जगह को पूरा सेफ हाउस में कन्वर्ट कर लेता है। इलेक्ट्रिक फेंसेस लगा देता है, ट्रैप्स बना देता है, और जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम लगाता है ताकि कोई भी इंट्रूडर या इन्फेक्टेड अंदर ना आ सके। अगर कोई भी इन्फेक्टेड आ भी गया तो भाई वो गोली लग के या आग से जल के खुद ही मर जाता था, या फिर धरती के नीचे बने हुए ट्रैप्स में फंस जाता था। फिर वो खुद के लिए खाना, पानी, गैस और हथियार सब स्टॉक कर लेता है। अब वो इस जगह को अपना सर्वाइवल पैराडाइज बना लेता है पूरा। फिर भाई वो 4 साल तक अकेला रहता है वहां पे, लेकिन वो खुश होता है क्योंकि उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती अब। फिर भाई ये दिखाते हैं 4 साल बाद 2007 का सीन। बिल ने ना जो एक ट्रैप बनाया हुआ था घर के बाहर, उसमें एक आदमी फंस जाता है। उसका नाम होता है फ्रैंक। फ्रैंक बिल से मदद मांगता है, बोलता है कि वो अकेला है और बोस्टन क्वारंटाइन जोन की तरफ जा रहा है। बिल उसे ट्रैप से निकालता है, चेक करता है कि वो कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं
नहीं है, सब ठीक होता है। फिर बिल उसे बोस्टन क्वारंटीन जोन की तरफ जाने का रास्ता दिखा देता है और भाई बोलता है यहाँ से चला जा। लेकिन फ्रैंक बोलता है भाई कुछ खाने को दे दे यार, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने। पहले बिल थोड़ी देर सोचता है लेकिन फिर उसे अंदर ले जाता है। बिल उसे नहाने का मौका देता है, साफ कपड़े भी देता है और फिर बढ़िया खाना भी खिलाता है और वाइन भी पिलाता है। फिर फ्रैंक को दिख जाता है भाई एक पियानो, तो वो बोलता है मुझे बस थोड़ा सा पियानो बजाने दे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और भाई फिर फ्रैंक पियानो बजाता है और थोड़ी देर बाद फिर बिल भी पियानो बजाता है और गाना गाने लगता है। उसकी आवाज में इमोशंस साफ झलक रहे होते हैं। फ्रैंक समझ जाता है कि बिल गे है भाई, वो धीरे से उसे किस करता है। बिल थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन फिर दोनों एक दूसरे की फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रात साथ में बिताते हैं और भाई बस यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर भाई सीधा 3 साल बाद 2010 का सीन दिखाते हैं। फ्रैंक चाहता है कि टाउन सुंदर दिखे, वो घरों को अच्छा बनाना चाहता है, फूल पत्तियां लगाना चाहता है। बिल को ये सब बेकार लगता है लेकिन फ्रैंक की खुशी के लिए वो मान जाता है, ठीक है भाई कर ले तुझे जो करना है। जो फ्रैंक होता है वो टेस और जोएल से कांटेक्ट बनाता है और फिर उन्हें घर पे इनवाइट भी करता है खाना खाने के लिए। फ्रैंक टेस और जोएल के साथ गन्स के बदले स्ट्रॉबेरी के बीज भी ट्रेड करता है और यहीं से उनकी दोस्ती चालू हो जाती है। जोएल वहां से जाते टाइम बिल को वॉर्न भी करता है कि फेडरल तो यहाँ नहीं आएगी लेकिन रेडर्स यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, हमला कर सकते हैं, तैयार रहियो। बिल अब जो उसके घर की जो भी सिक्योरिटी होती है उसे और भी टाइट कर देता है। लेकिन एक रात रेडर्स हमला कर देते हैं, कुछ को बिल गोलियों से उड़ा देता है और कुछ सिक्योरिटी सिस्टम से निकली आग से जल के मर जाते हैं। लेकिन गन फाइट में बिल खुद भी घायल हो जाता है। फ्रैंक पूरा पैनिक कर जाता है भाई, लेकिन किसी तरह वो बिल की जान बचा लेता है। फिर भाई ये सीधा दिखाते हैं 2023 का सीन, मतलब कि प्रेजेंट टाइम का। अब होता क्या है, जो फ्रैंक है वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, शायद ALS या MS कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है। अब फ्रैंक ठीक से चल भी नहीं पाता है, पूरी तरह बिल पे निर्भर हो चुका है भाई वो। तो भाई एक दिन फ्रैंक तंग आके सुसाइड करने का डिसीजन ले लेता है और बिल को बोलता है मुझे बस एक अच्छा आखिरी दिन चाहिए, तू मुझे आज बुटीक ले जा और वहाँ जो मैं बोलूंगा वो तुझे पहनना पड़ेगा और फिर हम दोनों शादी करेंगे, उसके बाद तगड़ा खाना खाएंगे और आखिरी में तू मेरे वाइन में नींद की बहुत सारी गोलियां मिला दियो ताकि मैं तेरी बाहों में ही मर सकूं। बिल अंदर से टूट जाता है लेकिन फ्रैंक की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मान जाता है। वो बुटीक जाते हैं, शादी करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और पूरा दिन साथ में बिताते हैं एकदम रोमांटिक अंदाज में। फिर बिल वाइन की बोतल और 2 गिलास लेके आता है और दोनों गिलास में वाइन डालता है। फिर फ्रैंक को वाइन के गिलास में बहुत सारी नींद की गोलियां मिला के दे देता है और फिर दोनों अपने अपने गिलास में से वाइन पी लेते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि भाई जो बिल होता है उसने पहले से वाइन की बोतल में ही बहुत सारी गोलियां मिलाई होती हैं। इतनी गोलियां मिलाई होती हैं कि उसे पी के कोई एक पूरा घोड़ा भी मर जाए। बिल फ्रैंक को देखता है और बोलता है तू मेरी जिंदगी की वजह था, अब तेरे बिना इसका कोई मतलब नहीं है, मैं भी जी के क्या करूंगा। फिर दोनों एक साथ सो जाते हैं और फिर कभी नहीं उठते। फिर भाई कट टू प्रेजेंट डे, जोएल और एली टाउन में पहुंचते हैं। पूरी जगह एकदम खाली दिख रही होती है। जोएल को गेट का पासवर्ड पता होता है, वो गेट खोल के अंदर जाता है और बिल और फ्रैंक को ढूंढता है, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा जो है वो बंद होता है अंदर से। वहाँ पे एली को बिल का एक लेटर मिलता है जो जोएल के नाम लिखा होता है। लेटर में बिल ने लिखा होता है अंदर मत आना, मैंने खिड़की खुली छोड़ दी ताकि घर में बदबू ना फैले। और जो बिल होता है ना वो सारे वेपन्स, सप्लाईज और रिसोर्सेज जोएल के नाम करके जाता है। अब दोनों एली और जोएल बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ ढेर सारी गन्स और जरूरी सामान मिलता है उनको। एली जोएल से एक गन मांगती है बट जोएल सख्ती से मना कर देता है कि नहीं। फिर जोएल बिल की गाड़ी को रिपेयर करता है और बैटरी चार्ज पे लगा देता है। अब उनके पास एकदम बढ़िया व्हीकल है भाई, चलने वाला। फिर वो एली के पास आता है और बोलता है मेरा भाई व्योमिंग में है, शायद किसी मुसीबत में है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। एक्चुअली भाई जो उसका भाई होता है टॉमी, वो हर हफ्ते जोएल को अपने हालचाल का पता भेज देता था, लेकिन काफी टाइम से उसने जोएल को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी थी, इसलिए अब जोएल खुद उसके पास जा रहा है। फिर जोएल एली को बोलता है कि टॉमी पहले फायरफ्लाइज में था तो उसे फायरफ्लाइज और उनकी लैब के बारे में पता होगा, इसलिए मैं तुझे अपने साथ लेके जा सकता हूँ, लेकिन तुझे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, टेस्ट के बारे में कभी कोई बात नहीं करनी। नंबर 2, किसी को भी ये नहीं बताना कि ज़ॉम्बी ने तुझे काटा था और तू इम्यून है, क्योंकि अगर किसी ने तेरे हाथ पे ज़ॉम्बी या जो इन्फेक्टेड होता है उसके काटे हुए का निशान देख लिया तो वो तुझे सीधा गोली मार देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे तेरी। और नंबर 3, जो भी मैं बोलूंगा और जब भी बोलूंगा तुझे मानना पड़ेगा। फिर वो जो एली है वो मान जाती है, जैसा तू बोलेगा वैसा होगा।
फिर दोनों नहा धो के फ्रेश हो लेते हैं, लेकिन जब जोएल नहा रहा होता है तब एली को एक गन मिलती है और वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने बैग में डाल लेती है, जो आगे जाके काम आने वाली है। फिर भाई दोनों वहां से निकलते हैं सीधा व्योमिंग की तरफ टॉमी को ढूंढने के लिए। और भाई यहीं पे ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अब आगे क्या होगा वो पता चलेगा आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय, टेक केयर।